प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रिड। नाज़रीन, घरू वज़ीर राना सनाउल्ला चयो आहे त इमरान ख़ान अगरि पुरतशद्दुद हुजूम सां इस्लामाबाद आयो त उनखे गिरफ़्तार करे उल्टो लटकायो वेंदो। इमरान ख़ान खे अंदाज़ो ई न आहे त संदसि बाबति असांजो प्लान कहिड़ो आहे। प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। मुस्लिम लीग नून जो अॻुवाण जावेद लतीफ़ चए थो त इमरान ख़ान जो असुलु हरबो नवंबर में थींदड़ मुक़ररी खे रोकराइणु आहे। प्रोग्राम हिन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त आज़म सवाती जी गिरफ़्तारी जी रज़ा रबानी मज़म्मत कई आहे। आज़म सवाती जी गिरफ़्तारी उनखां अॻु में PTI जे ॿियनि कारकुननि जी गिरफ़्तारी थियनि त छा PTI जे ख़िलाफ़ु हाणे क्रैकडाउन शुरू थी चुको आहे। ऐं इमरान ख़ान अॼु बि कराची जो दौरो कयो आहे ऐं कराची में हू चयो पंहिंजे कारकुननि खे मार्च में तयारु रहण जो चयो आहे त कहिड़े बि टाइम मार्च जो ऐलान करे सघां थो। इन तमामु मौज़ुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे उज़मा रियाज़ साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻुवान आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली जी मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु सिद्दीक़ुल फारूक साहब, पाण नून लीग जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि। सिद्दीक़ुल फारूक साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये जो राना सनाउल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर पुरतशद्दुद हुजूम लेके खान साहब इस्लामाबाद आए तो ना तो उनको सिर्फ गिरफ़्तार किया जाएगा बल्कि उनको उल्टा लटकाया जाएगा, और उन्होंने कहा है कि अगर पुरतशद्दुद हुजूम के साथ वो आते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप नहीं समझते कि एक होम मिनिस्टर को इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? ये तो थ्रेड है कि अगर आप आए तो कुछ भी हो सकता है। असद मुमताज़ साहब, देखिए, सियासत में भी अदरवाइज भी मुहावरों की ज़ुबान तो इस्तेमाल की जाती है, जी लेकिन उनकी जो असल बात है वो ये है, अगर पुरतशद्दुद हुए जी तो आइन भी अदम तशद्दुद की इजाज़त देता है। अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करें, इज्तिमा करें, मुजाहरा करें, तो वो तशद्दुद से पाक हो, जी किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो, कोई रास्ता बंद ना हो, आम शहरियों को तकलीफ ना हो। जी इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ये 25 मई जो गुजर गई है, जिसमें इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, जी उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने F9 पार्क में इन्हें इज्तिमा की इजाज़त दी थी। जी और फिर जब इमरान खान साहब ने इधर वो रेड जोन के करीब आ गए या पहुंचे इस्लामाबाद में, जी तो ये मामला तौहीन अदालत का सामने आया। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कह के उन्हें कुछ रियायत शक का फायदा दिया कि शायद हमारा फैसला उन तक पहुंचा नहीं। जी तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त था, वो आइंदा के लिए भी है जी कि आप जाइए और F9 पार्क में इज्तिमा कीजिए, तकरीरें कीजिए, जी बातें कीजिए जो करना चाहते हैं। जी लेकिन अगर तशद्दुद हुआ पिछली दफा की तरह कि दरख्त जलाओ और मार कुटाई करो, या उससे पहले 2014 की तरह कि PTV पर कब्जा करो, पार्लियामेंट में जाओ जी और इस तरह के काम करो, तो उसकी ना आइन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है। फिर कानून अपनी राह लेगा। उसमें उल्टा लटकाना ये मतलब नहीं है कि वाकई ही किसी को पकड़ के उल्टा लटका दिया जाता है। इसे मुहावरे की जुबान ही समझ। सिद्दीक़ुल फारूक साहब, ये राना सनाउल्ला साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारा उनके खिलाफ हमारा प्लान क्या है। क्या हुकूमत किस खुफिया प्लान की बात कर रही है? वो तो पॉलिटिकल लीडर हैं। मार्च करना, एहतजाज करना, जलसे जुलूस करना उनका एक पॉलिटिकली राइट है, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे। मैंने तो ये अर्ज किया है सर खान साहब, कि ये राना सनाउल्ला कह रहे हैं कि मैंने उनको अर्ज उनको किया अंदाज़ा ही नहीं कि हमारा प्लान क्या है। वो उनको अंदाजा नहीं है कि फिर अगर तशद्दुद करेंगे, अगर रास्ते बंद करेंगे, तो फिर जी हुकूमत ताकत इस्तेमाल करेगी। वैसे आपके सामने की बात है, जी अभी तक तो इमरान खान साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब पर 15 किलो हेरोइन का पर्चा जो है वो काटा गया, जी और एक मेजर जनरल को साथ बिठा के जान अल्लाह को देनी है, ये सच्चा है। और वो पोल फिर इनके तर्जुमान जी फवाद चौधरी ने खोल दिया कि जनाब, जब काबीना में ये मामला आया सामने तो मैंने मुखालफत की कि ऐसा न करें। जी तो उसको तो गोया सजाए मौत दिलवाने का प्रोग्राम इमरान खान का था। जी इसी तरह से फिर लाहौर में वो 5 मरले की प्रॉपर्टी कमर्शियल, उसका केस उन्होंने झूठा बनाया, जी वो फिर अदालत से खारिज हुआ। अब एक और झूठा मुकदमा ठीक बना दिया है। ठीक वो जो एक सोसाइटी यहाँ कल्लर कहार के करीब जो नाकाम सोसाइटी है, उसमें किनाल किनाल के 2 प्लाट
जितने में उन्होंने खरीदे हैं अब उसकी उतनी कीमत भी नहीं है, तो वो जनाब केस बनाया हुआ कि जी रिश्वत में मिले हैं, सही, पेमेंट हुई हुई है। ठीक तो है, इस तरह से झूठे केस इन्होंने बनाए हैं। ठीक, हमने अभी तक कोई झूठा केस भी नहीं बनाया और ठीक, बार-बार कह रहे हैं कि आपका हक पुरअमन मुजाहरे का है, ठीक है, कानून हाथ में ना लें, तशद्दुद ना करें। ठीक है। उस्मा रियाज साहबा, ये जो आज़म सवाती साहब की गिरफ़्तारी है और उसके अलावा और भी PTI के मेंबर गिरफ़्तार हुए, तो आप नहीं समझते कि आपके दौर में जो आपने किया, मिसाल शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी, हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी, ख्वाजा आसिफ की, साद रफ़ी की, राना सनाउल्लाह की, आपके दौर में भी इस तरह की गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए और अब जो हो रही हैं वो भी नहीं होनी चाहिए? एक तो आप इस पे कमेंट कीजिएगा और दूसरा राना सनाउल्लाह के बयान पे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगर आप पुरतशद्दुद हो के इस्लामाबाद में दाखिल होंगे तो वो ना सिर्फ गिरफ़्तार करेंगे बल्कि खान साहब को उल्टा भी लटकाएंगे। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद मुमताज़ साहब। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जब हमारे दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब पे बाकी राना सनाउल्लाह साहब पे जो भी हमने मुकदमे बनाए, वो आप सबको पता है कि वो हमने मुकदमे नहीं बनाए थे। वो ऑलरेडी नैब की तरफ से वो जो मुकदमे बने हुए थे उसी का फॉलो अप था और नैब ही इनको पकड़ के लेकर जा रही थी और जो भी इनके केसेस ऑलरेडी जो अदालतों में चल रहे थे उनके ऊपर काम हो रहा था। और जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है कि जी उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने मंशियात का केस बनाया, सारा कुछ किया, अभी वो वजीर दाखिला भी है और उन्हें चाहिए कि उस केस को बिल्कुल दोबारा खोलें और खोल के उसके ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करें। PTM पूरी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराए कि किसका कसूर था, कहाँ कसूर था, क्या कसूर था और उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो अवाम के सामने भी लेकर आए और अदालत के सामने भी लेकर आए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि जी इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कोई अगर दाखिल हुआ तो हम उसको उल्टा लटका देंगे। हमारे दौरे हुकूमत में जब पीपल्स पार्टी ने मुजाहरा किया और डी चौक पे उन्होंने मुजाहरा किया जिसमें कांपती टांगों को बहुत ज्यादा एक हाइट मिली और लोगों ने इस जी, चीज को बड़ा पसंद किया कि तकरीर की जगह उसको, तो हमने तो किसी का रास्ता नहीं रोका था, हमने तो कोई कंटेनर्स नहीं लगाए थे। इसी तरह से नून लीग जब भी मुजाहरे करती रही, डी चौक पे करती रही, हमने किसी को नहीं रोका, हमने कंटेनर नहीं चलाए, हमने रबड़ गोलियों का हमने नहीं कहा कि हम रबड़ की गोलियों का आपके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, हम जी, आपके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग करेंगे। क्या आया, क्या हम नहीं कर सकते थे? हम भी कर सकते थे, लेकिन ये है कि हम डिक्टेटर्स नहीं थे। हमें पता है जमहूरियत के अंदर हर किसी को जमहूरी हक हासिल है, आइन के जरिए उन्हें हक हासिल है कि वो अपने सियासी इज्तिमा कर सकती हैं, उसके अंदर लोगों को चार्ज कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर इमलाक का नुकसान या तशद्दुद का आंसर नहीं पाया जाना चाहिए। इस चीज ठीक को है, कोई भी टॉलरेट नहीं करता। ठीक, लास्ट टाइम जिस वक्त हमने डी चौक के ऊपर हम आए और हम आप सबको पता है कि पुरअमन मुजाहरा था, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। असल में ये जो PDM की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये डर गई थी हमारे लोगों की तादाद से, अवाम की तादाद से डर गई थी। अदरवाइज वहां पे कोई मसला नहीं है। और राना सनाउल्लाह के अपने ये बयान ठीक, आता है कि हाँ हमने एक्सपायरी शेल, आंसू गैस के जितने भी एक्सपायरी थे वो हमने इन लोगों के ऊपर इस्तेमाल किए। और वो किसके ऊपर? निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर जो अपने हक के लिए और जो जमहूरी तौर पे अपनी आवाज जो बुलंद कर रहे थे उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। ठीक, मुझे आप कोई एक जी, ऐसा वीडियो, ये क्लिप बता दीजिए जी, जिसके अंदर डी चौक के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन हुई हो, किसी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया हो। और जो ये कहते हैं कि दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अभी भी कोई दरख्त एक उसकी वीडियो बता दें कि हमने खुदा ना खासा दरख्त तोड़ा हो या काटा हो और वहां पे, हाँ, जिस वक्त आंसू गैस की शेलिंग हुई और वो एक्सपायरी डेट थे और वो आप देख लें कि वो किस कदर तकलीफ देता है। मैं खुद वहां पे मौजूद थी जी, ठीक है, और वहां पे सांस लेना दोबाल हो चुका था और मुझे खुद ये फील हो रहा था कि मैं अभी बेहोश हुई, मैं अभी बेहोश हुई। चल, उस चीज से बचने के लिए और तो और आप ये सोचें, जो आप ये जो वो इशारा दस्तूर है उसकी साइड्स के ऊपर बिल्डिंग है, तो असेंबली की साइड्स में जो वो जिधर कंटेनर लगे थे वहां से अलग शेलिंग हो रही थी और उन बिल्डिंग्स के ऊपर से अलग शेलिंग हो चलो रही थी और लोग जब पीछे की तरफ, इस पे सिद्दीकुल फारूक एक साहब का मिनट कमेंट लेंगे उस्मा साहब। देखिए, मेरी बात जी, कंप्लीट होने दें प्लीज, जी, मेरी बात जी कंप्लीट होने ज़रा दें। प्लीज़। जब
जब लोग पीछे की तरफ भाग रहे थे तो उनको पीछे से भी शेलिंग का सामना करना पड़ रहा था। उस शेलिंग के असरात को खत्म करने के लिए वहां पे जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, जो झाड़ झंकार थी, उसको जलाया गया था, ठीक है। कागजों को जलाया गया था, ताकि उस धुएं के जरिए जो आंसू गैस का जो इफेक्ट है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए लोगों ने वहां पे बिल्कुल कचरा जरूर जलाया था। किसी दरख्त को नहीं जलाया, किसी अमलाक को नहीं तोड़ा, किसी चीज में खराबी पैदा नहीं की। तो ठीक। मैं ये समझती हूँ कि इसका ये डिक्टेटरशिप है, और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को डराना, धमकाना और इस किस्म के बयान देने कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन याद रखें कि अब लोग बाशऊर हैं और ठीक। अपने हकूक के लिए ठीक। जरूर निकलेंगे। ठीक है। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो आज़म सवाती की गिरफ्तारी है, आज रज़ा रबानी ने भी उसकी मज़म्मत की है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ट्वीट पे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो आप नहीं समझते कि अगर मुखालफिन की आवाज़ इस तरह दबाई जाएगी कि एक ट्वीट करने पे गिरफ्तारी हो, तो ये तो फिर आप सियासी कारकुन हैं, ये तो फिर तमाम सियासी कारकुनों के लिए और फिर जमहूरी जो रवैये हैं उनके लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। आज आपकी हुकूमत है, कल कोई और आएगी, तो फिर तो और मसाइल बढ़ेंगे। जी, पहले तो आज़म स्वाति साहब का जवाब मैं देता हूँ। पहले तो मैं अपनी उज़्मा बहन के जी। मैं पहले तो ये इनके सवालों के जवाब दूँ कि इन्होंने अपने वक्त में कंटेनर लगाए थे और वो कंटेनर बड़े लंबे अरसे लगे रहे, जी। और मुझे जब जाना पड़ता था तो मैं इस तरफ से घूम के, यानी डी चौक से इस तरफ से घूम के मारगला रोड से पीछे उस तरफ से जाके तो मैं सेक्रेटेरिएट जाता था। बाकी फैज़ाबाद और मुख्तलिफ जगह भी कंटेनर लगे हुए थे, तो ऐसा नहीं है। जी। मैं चूँकि रहता इस्लामाबाद में हूँ, तो मुझे तो रोज़ ये कंटेनर्स जो है ना, इनकी सूरत हाल मेरे सामने होती थी। जी। दूसरी बात ये है कि दरख्त जलाने का मामला जो है, ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, तस्वीरें भी शाया हुई हैं। तो मेरी बहन शायद पता नहीं कहाँ थी, इन्हें नहीं। तो मैं तो 66 से ये आंसू गैस जो है, ये बर्दाश्त करता चला आ रहा हूँ। 66 में मैं सेकंड ईयर में था, और उस वक्त भुट्टो साहब जो हैं वो अयूब खान के खिलाफ निकले। फिर 77 में मैं बाद में प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन बना। फिर उस वक्त भी गैस क्या लाहौर क्या, तो आंसू गैस जब गिरती है ना, जी। जब गिराई जाती है, मारी जाती है, तो वहाँ सांस नहीं ली जा सकती। ये हम भी पानी से भिगो के कपड़ा अपने पास रखते थे, जी। और वो आंखें जो है ना और वगैरह, या फिर गोला उठा के फेंकते कुछ करते थे। तो आंसू गैस में सांस नहीं ली जा सकती, इसलिए ये बात जो है। बाकी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का ये मेरा ख्याल है, उस्मा रियाज साहिबा जैसी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, इन्हें तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करती हैं। जी बिल्कुल। उनकी अपनी वीडियो जिसकी उन्होंने तरदीद नहीं की, पोल खोल दिया है कि कहाँ है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। सारा कुछ तो उन्होंने खुद बता दिया है उस उस ऑडियो में, कि वो क्या है, केबल क्या है और क्या नहीं है, कैसे खेलना है, कैसे क्या करना है, कैसे मिनट्स लेने हैं, किसने मिनट्स बनाए हैं, ये सारा कुछ सामने है। और इनके सदर साहब ने भी कह दिया साजिश वाजिश कोई नहीं। इसलिए खुदा के लिए, कहीं जब हम आऊज़ु बिल्लाह से शुरू करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से भी शुरू करते हैं, तो यार शैतान का असर हमारे करीब नहीं आना चाहिए। आज़म स्वाति साहब की गिरफ्तारी के जी। ईमानदारी की बात यह है कि मुझे हक़ाइक़ नहीं मालूम, लेकिन आज़म स्वाति साहब ने जो भी किया, अगर गैर आईनी है, गैर कानूनी है, जी। तो मेरा ये ख्याल है कि उनका फिजिकल रिमांड न दिया जाता। उसमें कुछ जान है। तो आज़म स्वाति साहब वैसे अमेरिका में भी काफ़ी कुछ उन्होंने किया हुआ था, वहाँ से भी भागे हुए हैं। अब अमेरिका में तो ये घुस नहीं सकते, इसलिए कि वहाँ इनके खिलाफ मुकदमे वगैरह बने हुए हैं, कुछ पैसों के माली मामलात हैं, दीगर मामलात भी हैं। तो इस तरह से कोई आज़म स्वाति साहब ने जो यहाँ एक गरीब आदमी को मार पीट के निकाला था, उस वक्त वक्ती तौर पर तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्हें वजारत से हटाया गया, फिर वो वापस आ गए। लेकिन सिद्दीकुल तो इसलिए तो आज़म फारूक स्वाति साहब, आप नहीं मासूम समझते आदमी कि नहीं। सियासी कारकुनों को इस तरह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अगर कोई ट्वीट मैं पे दो कोई बातें कोई कहता हूँ। बयान दे रहा मैं है दो या बातें कोई कहता हूँ। हुकूमत के खिलाफ कोई तकरीर कर रहा है। हसन मुमताज साहब जी। सबसे पहले जी सर। सियासी कारकुन भी हो, जी सर। पढ़ा लिखा भी हो, जी। इतनी उम्र भी हो, उसे आइन और कानून का पाबंद होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे उसे हैं। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, सही। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मुसल्लह अफवाज का मामला बड़ा हसास होता है। दुश्मन हमारी सरहद पे बैठा हुआ है, तो हर एक मुसलसल टारगेट करना
यानी 6 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब शुरू टारगेट कर रहे हैं। मैं उनकी वीडियो आपको भेजूंगा जी जिसमें उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत का साथ दिया है, वो मेरे मंशूर के साथ हैं फौज। 2 साल उन्होंने अपने खर्चे भी कम किए हैं और हम और वो एक पेज पे हैं और जो फैसला मैं करता हूं वो उसका साथ देते हैं और अगर वो कोई फैसला करते हैं तो मुझसे पूछ के करते हैं। ठीक है अब उसके बाद ये आपको क्लिप में भेज देता हूं ठीक है और उज़मा बहन को भी भेजूंगा जी और अब वो क्या कहना शुरू हुए हैं। तो यार ठीक इस तरह की बातें तो ना करें। ठीक है। उज़मा रियाज साहिबा, जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान का असल जो टारगेट है वो तो जो नवंबर में तकरीरी होनी है उसको रुकवाना है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि नवंबर में जो चेंज होना है, इमरान खान की असल हरबा जो है वो ये है। आपको क्यों ये मतलब आप इमरान खान और आपकी पार्टी क्यों नवंबर की तकरीरी रुकवाना या उसको मुलतवी करने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए जी, पीडीएम जो कुछ कहेगी वो जरूरी तो नहीं है कि वो सही कहेगी और हमारे मुतालिक जो प्रेडिक्शंस देंगी वो सही देंगी। सबसे पहले आप खान साहब का ये बयान लें कि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि नवंबर में कौन आता है और कौन नहीं आता। बैलेट पे फैसला होना चाहिए और अफवाज पाकिस्तान का एक अपना एक क्राइटेरिया, एक अपने रूल एंड रेगुलेशन है। बिल्कुल पीएम का भी इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और उन्होंने कहा है कि उसके मुताबिक जो भी है फॉलो करते हुए आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो लेकर आए और होना भी यही चाहिए। अभी जिस तरह से बात है कि खान साहब ने जो बयान दिया आप उसको देखें ना कि खान साहब के क्या बयान आते हैं और खान साहब का क्या मौकफ है। अगर पीडीएम का कोई भी बंदा उठ के कहेगा तो हम क्या ये समझेंगे कि वो जो कह रहे हैं तो वो उसके ऊपर पीटीआई चलेगी या खान साहब चलेंगे या वो पीटीआई का या खान साहब का तर्जुमान तो नहीं है ना, स्पोक पर्सन वो तो नहीं है ना। तो हमने तो ये देखते हैं कि खान साहब के क्या बयान आते हैं और खान साहब का क्या मौकफ है। दूसरी बड़ी अच्छी बात की कि जी आजम सवाती साहब ने गरीब के साथ तशद्दुद किया। गरीब के पर अगर उसने सपोज, पहले तो बात यह है कि मानसेरा का वाकया था, मैं खुद एबटाबाद की हूँ, मुझे पता जी है। अगर उन्होंने तशद्दुद किया भी था तो वो वहां पर गए थे, उन्होंने वहां पे माफी भी मांगी थी और उस बंदे ने आजम सवाती साहब को ना सिर्फ माफ किया था बल्कि उनका पैचअप हुआ था और हर मामला सेटल हुए थे। जी और कहते हैं कि आइन और कानून को आजम सवाती साहब को नहीं लेना चाहिए और अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक इस किस्म की बयानात नहीं देने चाहिए। ठीक है जी, मैं मानती हूँ इस चीज को, इदारों को इन्वॉल्व ना करें, बिल्कुल सही। लेकिन ये कानून के सिर्फ पीटीआई के लिए ही है। क्यों नहीं नून लीग को इस कानून के अंदर लेकर आया जाता? क्यों नहीं पीपल्स पार्टी को इस कानून के अंदर लेकर आया जाता? क्यों नहीं जेयूआई को इस कानून के अंदर लेकर जाता? पीडीएम की जो 13 जमातें हैं उनको क्यों नहीं लेकर आया जाता इस कानून के अंदर? सिर्फ पीटीआई को ही पॉलिटिकली विक्टिमाइज क्यों किया जाता है? बड़ी अच्छी बात की थी। अब मैं जी सदीक फारूक जी साहब को एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगी। जी आप आजम सवाती की बात करते हैं कि उन्होंने एक गरीब बंदे पे तशद्दुद किया, आप मॉडल टाउन का वो वाकया क्यों भूल जाते हैं जब वो प्रेग्नेंट औरत के ऊपर सीधी गोलियां फायर की गई और वो बच्ची मतलब वो औरत वहां पे मरी और इसकी बच्ची वहां पे रोती हुई और उसने कहा कि मेरी मामा को मार दिया। वो चीजें आपको नजर नहीं आती हैं और ये इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आपको नजर नहीं आती, बाकी जो सारा कुछ हो रहा है ये नहीं नजर आता। इस वक्त आप ये देख लीजिए कि जिस तरह से ठीक है वजीर दाखिला जो जो बातें कर रहे हैं, मैं हैरान होती हूँ उन लोगों के ऊपर कि ये जमहूरी कहते हैं कि हम जमहूरियत के फॉलो करते हुए, हमने आइन और कानून को फॉलो करते हुए हम अदम एतमाद लेकर आए और हम यहाँ पर आके बैठे। आप तो को तो ये हम पे ऑब्जेक्शन दी कि हमने महंगाई बहुत की, हमने महंगा आवाम को रिलीफ नहीं दिया। आपने उल्टा आगे यहाँ पे अवाम के ऊपर आंसू गैस फायर करने शुरू कर दिए, आपने रबड़ की अच्छा गोलियां उस्मा चलानी साहबा शुरू उस्मा कर उस्मा दी, साहबा कत्ते कलामी आपने माफ पॉलिटिकली उस्मा विक्टिमाइज साहबा करना क्योंकि शुरू कर दिया, उस्मा साहबा आप लोगों को कत्ते उठा कलामी के आप माफ लोग जेलों में डालने लग गए। उस्मा साहबा कत्ते कलामी माफ क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हैं प्रोग्राम के सेगमेंट के लास्ट मोमेंट में। मुझे मुख्तसरन ये बताइए कि ये मार्च जो है वो एनी हाउ होना है या आप समझती हैं कि कोई बातचीत से भी नताइज निकल सकते हैं, इस मार्च की नौबत नहीं आएगी? देखिए जी, बात ये है कि ये प्योरली खान साहब का डिसीजन होगा और ये जिस तरह से खान साहब ने चाहा, खान साहब ने अपना सारा प्लान करके उसके बाद वो मार्च की कॉल देंगे।
ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل مارچ کی کال ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں پرسوں مارچ کی کال آ جائے. ہم اوکے ہر وقت تیار ہیں, اور جس طرح سے خان صاحب نے ہمیں آرڈر کیا, جس طرح سے ہمیں خان ٹھیک صاحب نے اپنی پارٹی کا لائن آف ایکشن بتایا, ہم بالکل اس کے اوپر چلیں گے, ٹھیک اور مارچ ہو بھی سکتا ہے ٹھیک ہے ود ان 24 hours. اچھا ود ان 24 صدیق الفاروق صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی بات چیت کا راستے کھلے ہوئے ہیں, بات چیت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, نون لیگ اور پی ٹی آئی بیٹھ کے, حکومت اور پی ٹی آئی بیٹھ کے تمام مسائل پہ بات ہو سکتی ہے اب بھی؟ دیکھیے جی, کوئی اگر ایسا مصالحت کنندہ ہو جی جس طرح کے انہی کے صدر صاحب نے جی 2 بالکل دفعہ بیانات بھی دیے, جی انٹرویو بھی دیا, ایک سے زیادہ انٹرویو دیے ٹھیک کہ ہے میں کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب براہ راست تو ایسی کوئی بات نہ مانیں گے, نہ کوئی شاید ایسا ہو. ٹھیک ہے لیکن اگر اس طرح کا مصالحت کنندہ انہیں بیٹھنے پہ آمادہ کرے, جی پھر کوئی بات ہو سکتی ہے ملک کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے, اسمبلی کی آئینی مدت کو سامنے رکھتے ہوئے. اور جلدی سے میں کہوں, اگر 1 منٹ جی ہو, جی جی سر بالکل ماڈل مختصر ٹاؤن پلیز. میں جلدی سے ماڈل ٹاؤن میں اپنا انہوں نے منہاج القرآن والوں نے ڈنڈوں پر خاردار تاریں لگائی ہوئی تھیں, 2 ٹرک اینٹوں کے وہاں رکھے ہوئے تھے, اس کے علاوہ ان کے پاس اسلحہ تھا, پہلی گولی ان کی چھت سے چلی. ادھر طاہر القادری صاحب کینیڈا سے ویڈیو لنک پہ اپنے کارکنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب شہادت کا وقت آ گیا ہے اور آگے بڑھیں. تو اس صورتحال میں ٹھیک گولی چھت سے چلی, اور پھر پولیس نے ردعمل میں جب انہیں اینٹیں ماری گئیں, ٹھیک اور ہے, اس وقت یہ سارا کچھ ہوا. بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, عظمیٰ ریاض صاحب, آپ دونوں موجود شخصیات کا بہت شکریہ. ناظرین, نشتر اسپتال ملتان میں اج انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے. نشتر اسپتال کے سرد خانے کی چھت کے متھے کمرے میں تمام وڈی تعداد میں لاوارث لاش ہتھایان. پنجاب کے وڈے وزیر کے مشیر طارق زمان موجب جدیں سرد خانے کی لاش کمرو کھلرائے ویو تو ان میں 200 لاوارث لاش موجود ہویا. ہاں یہ معاملو ہے چھا, یہ لاوارث لاش اسپتال کی چھت تے چھو موجود ہویا, ان بابت اسپتال کی انتظامیہ چھا پئی چوے, اتاں جی لوکل انتظامیہ چھا پئی چوے, ان تے ڳالھائينداسين. ان پروگرام میں جوائن کیو ہے ملتان جو سینئر صحافی جناب مظہر جاوید صاحب. مظہر جاوید صاحب, پروگرام میں خوش آمدید. جی مہربانی. اچھا مظہر صاحب, یہ کیا معاملہ ہے, اب تک کیا انسائٹ آئی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لاوارث لاشیں موجود تھیں, کیوں تھی وہاں پر؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ واقعہ تو پہلی دفعہ نہیں ہوا. اچھا, مطلب ہمیں اپنی عمر گزر گئی ہے, میں نے اپنی صحافت کے 40 سالوں میں جی مطلب بہت دفعہ دیکھا کہ یہ جو بالکل ناکارہ لاشیں ہو جاتی ہیں, بالکل اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کی تدفین کی جا سکے, تو ان کو چھتوں پہ ڈال دیتے ہیں. اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ظاہر ہے اس کو بالکل ویسے تو یہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کارروائیاں انسانیت سوز واقعات ہیں, اور اس کو بالکل نہیں نظر انداز کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح. لیکن جب یہ وہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت بڑی چھت ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نشتر جو ہے وہ ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اور جہاں یہ وقوع ہوا ہے وہ ڈیڈ ہاؤس ہے. اس کی 3 منزلہ ہیں اور اس کے مختلف مناظر ہیں. اس میں اگرچہ باڈیز موجود ہوتی ہیں, اور اس میں پھر ان کے جسم کے اعضاء نکال کے جو ہڈیاں ہیں وہ تجربات کے لیے رکھ لی جاتی ہیں. لیکن یہ جو واقعہ ہے اس میں اس کی نشاندہی اس طرح ہوئی کہ یہ چیلیں جو ہیں جی وہ وہاں اس لاشوں کو کھانے کے لیے سامنے جب آئی تو وہ دنیا پوری اس کی طرف متوجہ ہوئی. یہ واقعہ ویسے کافی عرصے کے بعد ہوا ہے, مطلب پہلے مطلب کئی سال بعد یہ واقعہ سامنے آیا ہے. پہلے اس سے پہلے ہوتا تھا, پھر میرے خیال یہ معاملہ رک گیا. اب یہ اصل میں یہ جو جسٹر کے جو ڈیڈ ہاؤس کا عملہ ہے جی جی یہ اسی کی نیگلیجنس ہے کہ اس نے ان کو دفنانے کی بجائے ان کو چھتوں میں ڈال دیا. اور اب جب چیلوں کا جمگھٹا لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے اس کی تصویریں بنائی. پھر ہمارے جو مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, ان کا نام ہے طارق زمان گجر, جی سر, وہ پولیس کے ساتھ وہاں پہنچے. ان کے ساتھ مسلم لیگ کا یہ جو کاف ہے اس کے نوجوان ہیں, اپنا ابھی مجھے نام ان کا یاد آ جائے گا. مظہر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لاوارث لاشیں, نہیں, جو لاشیں دیکھیں, جو لاشیں چھت سے ملی ہیں وہ 4 سے 5 ہیں. یہ جو ابھی سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ 500 کے قریب لاشیں ہیں, 500 لاشیں وہاں نہیں تھیں. ٹوٹل کتنی لاشیں سر؟ اب تو مطلب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے, طارق زمان صاحب کا یہ موقف ہے کہ 200 لاشیں ہیں.
آپ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لاشیں نہیں یہ غلط ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں طارق زمان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو چھت پہ ڈالی گئی ہیں لاشیں جی ان کی تعداد 4 سے 5 ہے. بس لیکن اب تک صرف 4 سے 5 لاشیں ہیں. میری بات سنیں جی نا. پلیز اب پلیز. تک ان کا کہنا یہ ہے طارق زمان صاحب کا کہ اب تک اتنی لاشوں کی بے عزتی کی جا چکی ہے مختلف ادوار میں. جو 200-300 کے قریب لاشیں وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہیں. لیکن اس کا وزیر اعلیٰ نے چودھری پرویز الہی نے فوری طور پر نوٹس لے لیا اور اس میں انکوائری ہو رہی ہے. یہ مزہ جاوید صاحب یہ جو کنفیوژن ہے ذرا اس کو آپ درست کیجئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 4 سے 5 لاشیں ہیں, بہت بڑی تعداد میں لاشیں نہیں ہیں. نہیں, جو میں پھر دوبارہ کلیئر کر رہا ہوں کہ جو چھت پہ ڈالی گئی ہیں لاشیں ان کی تعداد 4 سے 5 ہے. اچھا, لیکن اب تک جو لاشیں وہاں بکھری پڑی تھیں اس کے نیچے پھر ایک اور فلور ہے. وہ کمرے میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں بیکار سے, مطلب ایسے لاشیں پڑی ہیں. ان کا چھت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کمرے میں سر کتنی لاشیں ہیں؟ سر اس کمرے میں کتنی لاشیں ہیں کچھ اندازاً؟ وہ تو لاتعداد لاشیں ہوگی نا, لاوارث لاشیں ہوتی ہیں وہ ڈیڈ ہاؤس میں. یہ کولڈ سٹور ہوتا ہے نا جی, جہاں کچھ لوگ امانت بھی اللہ کرے رکھیں, لیکن یہ کہ جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں ان کو کولڈ سٹور میں ڈال دیتے ہیں. تو کولڈ سٹور جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں ہیں نشتر میں, اور اس میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو چیزوں کے حوالے کیا گیا, کھلی چھت پہ ڈالا گیا, وہ 4 سے 5 کچھ اندازاً یہ کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ لاشیں کتنی پرانی ہیں, کوئی سال 2 سال؟ نہیں, کافی پرانی ہوتی ہیں لاشیں. یہ تو ان کو دفنایا نہیں جاتا, وہ ویسے کی ویسی ہوتی ہیں؟ یہ نشتر کی ایک روایت ہے کہ یہ چھتوں پہ ڈال دیتے ہیں, اور یہ عملہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں ایسے نیگلیجنس کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کی انکوائری ہوگی تو صورتحال سامنے آ جائے گی. سر اب تک کوئی ہاسپٹل انتظامیہ نے کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ ہاسپٹل انتظامیہ نے ابھی تک اپنا کوئی موقف نہیں دیا, مطلب. لیکن یہ ہے کہ یہ جو اپنا ہے طارق گجر صاحب جو ہیں, طارق زمان گجر صاحب اور مسلم لیگ کاف کے ہیں, نوجوان ہیں, مطلب. تو یہ سارے لوگ جو ہیں اس معاملے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. انتظامیہ بھی الرٹ ہے. اور ابھی میں بلکہ مولانا عبد الخیر محمد زبیر صاحب کا JUI کے جو سربراہ ہیں, ابھی ان کی طرف سے بھی مذمت کا ایک بیان آیا ہوا جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, مطلب. تو یہ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے سر. ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ ہاؤس ہے, تو اس کی گنجائش کیا ہے, اس میں کتنی لاشیں رکھی جا سکتی ہیں, اور ایک ٹائم فریم ہوگا نا, کہ ایک جیسے عیدی کا ایک سسٹم ہے کہ اگر کچھ ٹائم کے بعد اگر ان کو کوئی اور کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلتا تو پھر وہ فوٹو نکال کے لاش دفنا دیتے ہیں. ہاں, نہیں دیکھیں, اصولی طور پہ, اخلاقی طور پہ, مذہبی طور پہ ہمیں اگر کوئی لاش اس قابل ہے جیسی بھی ہے, مطلب اس کو دفنانا چاہیے. اسے اس طرح چیزوں کے آگے تو نہیں ڈالنا چاہیے نا. انسانیت کی تجلیل بھی ہے, ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ڈیڈ ہاؤس میں تو ظاہر لاتعداد لاشیں پڑی ہوئی ہیں, وہاں کئی ڈیڈ ہاؤس ہیں. اب اس کا مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہے, مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ سے سوال ہونی ہے تو میں اس کا ڈیٹا پورا لے لیتا. اچھا مظہر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اسپتال انتظامیہ یا نشتر اسپتال میں کوئی تجربے کے حوالے سے کوئی نوجوان ڈاکٹروں کوئی تجربے کرتے ہوں, جیسے اب نہیں وہ تو اس لیے کوئی لاشیں تو نہیں رکھی کی؟ نہیں دیکھیں, لاشیں اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ ان پہ تجربات ہوتے ہیں. جی, اب میں آپ کو مثال کے طور پر ذاتی طور پہ علم ہے کہ ایک زمانے میں ساہیوال میڈیکل کالج نیا بنا تھا. اب ان کے پاس تجربہ کرنے کے لیے ڈیڈ باڈی کوئی نہیں تھی, تو انہوں نے نشتر کو لیٹر لکھا کہ جناب ہمیں ڈیڈ باڈی دیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس سے تجربات کرا سکیں ڈاکٹرز کو. چنانچہ انہوں نے پتہ نہیں 1-2 جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ لاشیں وہاں سے منگوائیں. اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں جب میڈیکل کالج بنا تو وہاں سے بھی یہ صورت حال ہوئی کہ نشتر سے ڈیمانڈ. بالکل, یہ میڈیکل کالجز کا ایک سسٹم ہے. لیکن مظہر صاحب یہ بتائیے کہ ایک اور بھی ہمارے یہاں ایک بہت ایک عجیب سسٹم ہے کہ آرگنز جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں. اب تو کڈنی نکالنے کی ایک مافیا ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں تقریباً موجود ہے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ تو نہیں ہے کہ ان لاشوں کی جو آرگنز ہیں, جو کڈنی ہیں یا دیگر آرگنز ہیں, وہ نہیں بات تو آگے کی بات نہیں, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ انہی ڈیڈ باڈیز کے ذریعے سے کچھ ہڈیاں, کچھ چیزیں نکال کے پھر اس پہ تجربات کیے جاتے ہیں. تو مطلب یہ تو تجربات کرنے کے لیے ہے نا جی, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اسی کے اعضاء نکال کے
हड्डियां निकाली जाती हैं, ठीक है। लेकिन बाकी कोई ऐसा टारगेट नहीं है। अच्छा मदर साहब, एक मरतबा फिर मुझे बताइए, हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनको भी ये बताइए कि ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 100 की तादाद में, कोई 500 की तादाद बता रहा है, कोई 200 तादाद बता रहा है, तो आप कह रहे हैं कि छत पे 4 से 5 लाशें मौजूद हैं, बाकी कुछ लाशें जो हैं वो डेड हाउस वो भी हटा दी गई है। अब जितना देखें, जितना शोर मच चुका है, जितनी बात हो चुकी है, वो कल मौजूद थी, पुलिस अपनी निगरानी में गई थी, मैंने खुद वो वीडियो देखी है। मतलब वो इश्तियाक गौरी साहब है, नौजवान जिनका मुस्लिम लीग साहब के हवाले से मैं जिक्र कर रहा था, तो मतलब वो इस तरीके से, तो वो 4 से 5 लाशों की बाकायदा उन्होंने छत पे पड़े हुए वीडियो दिखाई। मतलब ये 4 से 5 भी शत में कह रहा हूँ मैं, 3-4 लाशें 5 लाशें देखी हैं, मतलब इससे ज्यादा नहीं देखी। अलबत्ता आज जो शोर मच गया है वो ये है कि जी कोई कह रहा 200, कोई कह रहा 300, कोई कह रहा 400। तो ये मैं जो समझता हूँ वो यही है कि ये अब तक इन जितनी लाशों की कुछ तस्लील हुई है, शायद उसका कोई डाटा है या कोई इस तरह की सोशल मीडिया पे गलत खबरें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे पास इसकी वीडियो मौजूद थी, मैंने खुद देखी है। जब पुलिस वहाँ मौके पे गई है, चल भी रही है, हमारे चैनल पे भी चल रही है। 4-5 लाशें थी। बहुत शुक्रिया मज़हर जायद साहब, आपने बड़े तफसीली तौर पे इस वाक़े के हमें रहनुमाई की। नाज़रीन, हम सीनियर सहाफ़ी मज़हर जावेद जी रिपोर्ट ॿुधी, उन्होंने चवणु आहे त कि लाश मथे छत ते पहलनि, उहे 5 खां 6 सोशल मीडिया ते जेको तादाद हले थो पियो उहो दुरुस्त कोन्हे। अस्पताल जे हेठि जेको सर्द खानो आहे उहो, उन में कुझु लाश मौजूदु आहिनि, उहे बि एॾी वॾी तादाद में कोन्हनि, हीअ लावारिस लाश आहिनि। अस्पताल इंतज़ामिया जी ज़िम्मेवारी हूंदी आहे त उहे लाश खे दफ़नाइनि। हुननि चवणु आहे त अस्पताल इंतज़ामिया कोताही आहे। पंजाब हुकूमत 6 रुकनी कमेटी जोड़ी आहे, हाणे इहो कमेटी इन बाबति इन्वेस्टिगेशन कंदी, पोइ जीअं ई जेके हक़ाइक़ साम्हूं ईंदा, जेके शायदूं साम्हूं ईंदियूं, उहे अव्हां ताईं आगाह कंदासीं। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।